हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम करेंगे मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी एंड राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, दोनों ही चैप्टर हम कर लेंगे। जो भी आपके घटना चक्र में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस 30-35 साल में जो भी आए हैं, सब कुछ यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर करने के बाद आप जाइए घटना चक्र करिएगा, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं जो जिनका पेपर अभी लगा हुआ है कुछ ही दिन में, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ऐसा पढ़िए कि वो याद रहे, वो पेपर में कर लीजिए। मैं अभी 4-5 घंटे का मैराथन ला दूं और पेपर में आप ना कर पाए तो उस 4-5 घंटे का देखने का कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं, मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा। देखिए, हर एक चीज को रखा गया है, डायग्राम के फॉर्म में समझा दिया जाता है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और कोई भी आपको एक सिंगल वर्ड भी नहीं छूटा हुआ है। आप घटना चक्र देखिएगा, हर एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। चलते हैं, हम शुरू करते हैं। देखिए, हर एक क्वेश्चन अब यहाँ पर लगभग 12 पेज बन गया है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। देखिए, बच्चे कहते हैं थोड़ा सर जल्दी करवाइए। देखिए, ये सब लिखने में हर चीज़ थोड़ा सा टाइम लगता है, और ऐसा नहीं सिर्फ यही करवा रहा हूँ, हम करंट भी करवाते हैं, यूपी स्पेशल भी करवाते हैं, तो थोड़ा सा समय लग जाता है, इसीलिए लेक्चर नहीं आ पाता प्रॉपर। तो चलते हैं, आज हम दोनों ही कर लेते हैं विद ट्रिक के साथ। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, पहले क्या रहा है, मूल कर्तव्य के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके बारे में, मूल कर्तव्य के बारे में। अब देखिए, मूल कर्तव्य, जब भी नाम मूल कर्तव्य का आएगा तो एक समिति याद रखेंगे। कौन सी समिति याद रखेंगे? स्वर्ण सिंह समिति याद रखेंगे। तो याद रखेंगे ये स्वर्ण सिंह समिति, इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो स्वर्ण सिंह समिति, ये देखिए यही है स्वर्ण सिंह। इन्हीं के समिति में 12 सदस्य थे, इनको लेकर ये अध्यक्ष थे, और कुल 11 सदस्य थे। तो कितने हो गए? 12, मतलब 12 सदस्य हो गए अध्यक्ष सहित। तो याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे। कभी पूछ सकता है कि स्वर्ण सिंह समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 12 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। अब इन्होंने ही अनुशंसा की थी कि भारत में क्या किया जाए, फंडामेंटल ड्यूटी लाया जाए। तो फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं अभी प्रेजेंट टाइम में? तो अभी अगर आज के डेट में देखें तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। अब ये देखिए, कभी हमेशा एक क्वेश्चन ये पूछता है, कौन सा ऐसा है जो हमारे मूल संविधान में नहीं था? तो ऐसा संविधान कौन था, मतलब ऐसे आर्टिकल कौन थे जो हमारे मूल संविधान में नहीं था? तो वो फंडामेंटल ड्यूटी था। यहाँ पर हमारे संविधान में ये नहीं रखा गया था, मतलब 51A हमारे मूल संविधान में नहीं था। बाद में हमको ये पता चला कि इसकी भी जरूरत है, लोगों को जानना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो ये क्या किया गया, 42वां संविधान संशोधन। याद रखेंगे, ये 42वां संविधान संशोधन 1976। तो कैसे याद करेंगे? 4 और 2 तो कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। और यहाँ देखिए 76 है, ये 1976, 7 और 6, तो लास्ट में 6 आ ही गया। तो ऐसे याद कर लिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते होंगे वहां पर संपत्ति वाले में। तो यहाँ पर देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। उस समय क्या था? 10 मूल कर्तव्य। लेकिन बाद में ये आभास हुआ 86वां संविधान संशोधन में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा जाए। तो यहाँ पर 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। कौन सा? तो यही हमेशा पूछता है कि 86वां संविधान संशोधन जो था वो क्या था? तो 86वां संविधान संशोधन था, वो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अगर मूल कर्तव्य पूछे तो कौन सी समिति बताएंगे? स्वर्ण सिंह समिति बताएंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में 11 मूल कर्तव्य है, और ये बताएंगे ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और 86वें 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। इतना आपको याद करना है। अब देखते हैं, जो यहाँ पे 10 मूल कर्तव्य थे जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, यही है। ठीक है, तो जो यहाँ लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जिसकी प्रकृति क्या है? गैर वाद योग्य है, मतलब नॉन जस्टिफिएबल है। मतलब जैसे ही आपका ये था डीपीएसपी था, उसी प्रकार से ये भी है। आपके फंडामेंटल राइट से ये बिल्कुल अलग है। तो याद रखेंगे, ये क्या है? गैर वाद योग्य है। दूसरा क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ से लिया गया था? तो ये कहाँ से लिया गया था? सोवियत संघ से लिया गया था।
तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका जितना है ये सिर्फ ओवरव्यू है, इसका एक थीम है जितना हमने अभी बताया, सोवियत संघ से लिया गया। गैर वाद्य योग है, ये भी याद रखेंगे, ये पूछ सकता है कि क्या है ये, गैर वाद्य योग्य है। और यहाँ पर मतलब आप अगर मानिए फंडामेंटल ड्यूटी, ना मानिए, ये नहीं है कि आपको इम्पोज ही कर दिया जाएगा, आप मानिए ही, इसमें वो नहीं है, ठीक है। अब और यह सरकार इसको मानने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकती आपको, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। 22वां संविधान संशोधन, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, भाग 4 ए में जोड़ा गया, 4 का याद रखेंगे, ठीक है। तो भाग 4 में क्या था, तो भाग 4 में क्या था, आपका डीपीएसपी था, और भाग 4 का में क्या है, भाग 4 में का में यह है आपका मौलिक कर्तव्य है। और अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद 51 याद करिए, चाहे 51 का याद रखिएगा, 51 अब हम यही ट्रिक के साथ याद करेंगे कौन कौन से फंडामेंटल आपके ड्यूटी हैं, तो ये अभी हम ट्रिक के साथ याद कर लेंगे, पूरा हर एक चीज ट्रिक के याद करेंगे, आपको भूलेगा भी नहीं कभी, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, कुछ वर्ड दे देगा, कहेगा भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता कौन से फंडामेंटल ड्यूटी में है, तो आपको वहां पर ऑप्शन दिया रहेगा 3C 3B ऐसे, कोई 4D ऐसे दिया रहेगा, मतलब 51C दिया रहेगा, 51D दिया रहेगा, ऐसे दिया रहता है, तो आपको याद करना होगा। अब देखिए यहाँ पर पहला देखते हैं क्या है, पहला क्या, 51A, इसको बोला जाता है 51A, अगर पहला वैसे नंबर में देखें तो ये पहला आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, और अगर आर्टिकल में देखें तो 51A बोला जाता है। ये 51A है, ऐसे ए छोटा वाला लिखा जाएगा क्योंकि इसका मेन वाला है 51 कैपिटल ए, याद है 51 कैपिटल, ये वाला मेन वाला है, अब इसी के अंदर 51 ये वाला आया। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, पहला कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक बता दे रहा हूं, ऐसे याद कर लीजिए, आपको आपका सही हो जाएगा। वहां पर पहला क्या, कैसे याद करेंगे, देखिए लिखा गया है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थाओं का आदर करें, और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अब देखिए राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान मतलब एंथम की बात कर रहा है। अब जैसे एंथम की बात कर रहा है तो एंथम मतलब क्या, ए से स्टार्ट हो रहा है ना, कभी भी जब भी आप वहां पे देखिए एक वर्ड ही पकड़ना है आपको, अगर वर्ड आप पकड़ लिए तो आप वहां पर सही कर देंगे। यहाँ पर लिखा गया है राष्ट्रगान, मतलब हमारा नेशनल एंथम की बात कर रहा है कि हमें राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। तो जब एंथम की बात करें तो, और 51A है, तो जब ए आ गया और एंथम आ गया तो आप क्या करेंगे, 51A लगा देंगे, 51A लगा देंगे, बस ऐसे ही याद कर लीजिए। ये याद हो गया हम, बस अगर आप, मैं कहूँ आपसे कि 51A क्या है तो आप कहेंगे अच्छा ए है उसमें, तो उसमें दिया गया है एंथम की, मतलब राष्ट्रगान का और राष्ट्रध्वज का ये सम्मान करना चाहिए हमको, उसके आदर्शों से, बस एक ही वर्ड अगर पकड़ लेंगे तो 51A लगा देंगे, क्योंकि पूरा देगा, छोटा थोड़ा सा नहीं देगा, पूरा देगा वहां। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। अब यहाँ पे कह रहा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को संजोए रखिए। अब देखिए यहाँ लिखा गया राष्ट्रीय आंदोलन, अगर मैं कहूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसे एक व्यक्तित्व को बताइए जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, मतलब जो सबके दिलों पर राज करते हैं आज भी, वो कौन है, बापू। अब देखिए बापू कैसे याद करेंगे, बापू ऐसे याद करेंगे, या ऐसे लिख दें बापू, ऐसे याद करेंगे, BAPU, ऐसे याद कर लीजिए। तो चाहे बापू याद करिए चाहे ऐसे याद करिए, तो बापू में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो राष्ट्रीय आंदोलन जब आ जाएगा तो नाम आ जाएगा गांधी, जब भी राष्ट्रीय आंदोलन आता है तो गांधी जी का नाम आता ही होगा आपके दिमाग में ना, मतलब जब चाहे ये 1905 से ये पूरा 47 तक किसका था पूरा वर्चस्व, गांधी जी का ही था, तो गांधी जी का जो ये था, गांधी जी एकदम मेन लीडर थे उसमें पूरी तरह से। तो क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन कह रहा है, तो राष्ट्रीय आंदोलन मतलब बापू, बी बापू, बापू मतलब बी, तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन उच्च आदर्शों को सजोए रखिए और उनका पालन करिए, तो ये बी हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड पकड़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन पकड़ना है, और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे पकड़ लेंगे उसमें बापू जी आएंगे, वो बी वाला कर देंगे, ठीक है। तो 2 याद हो गए, अब चलते हैं तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या करा है, 51C कह रहा है। अब 51C इसमें कैसे होता है, देखिए भारत की एक संप्रभुता है,
एकता है और अखंडता है। क्या है? संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और अछूत बनाए। तीन वर्ड आ रहा है, देखिए इसमें दो ट्रिक है, चाहे एक ट्रिक, एक दो और तीन वर्ड आ रहा है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, या क्या करें, सी संप्रभुता। ऐसे ये तो एस से पड़ेगा संप्रभुता ना, लेकिन इसे सी से लगा दीजिए, 51 सी संप्रभुता। तो संप्रभुता ऐसे याद रख लेने के लिए सी से लगा दीजिए, संप्रभुता, एकता, अखंडता। अगर मैं कहूंगा ये बताइए कि ये कहाँ दिया गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, तीन वर्ड आ रहा है, आप कहेंगे अच्छा 51 सी में दिया गया। अगर ऐसे भी नहीं याद हो रहा तो संप्रभुता में सा आ रहा है, तो सा में सी याद रख लीजिए, ऐसे भी याद करके बना लीजिए। तो 51 क्या हो गया, सी हो गया, कौन सी, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, सी। अब देखिए डी क्या कहता है, डी क्या कहता है, कह रहा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। याद रखिएगा, क्या करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अब देखिए यहां पर एक वर्ड पकड़िएगा, देश की रक्षा, यहाँ भी रक्षा है, लेकिन यहाँ वाला ट्रिक तो हम बता दिए, संपूर्णता, एकता, अखंडता, तो तीन वर्ड आ रहा है, ये मतलब तीन वर्ड आ रहा है, तो तीनों सी याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर रक्षा लिखा रहा है तो यहाँ डिफेंस होता है, मतलब इंग्लिश का इसका रक्षा मतलब डिफेंस होता है ना, तो एक चार का डी याद रख लीजिए। क्या याद रखेंगे, चार का डी। ऐसे ही देखिए यहाँ भले मैं बता रहा हूँ, हो सकता है तो हल्का हल्का याद हो रहा है, लेकिन जब आप पेपर में बैठेंगे, जब नहीं आता, तो एक अगर वर्ड आप पकड़ लेंगे, क्योंकि ये वर्ड तो आप पेपर में दिया ही रहेगा, देश की रक्षा करें, आह्वान करें, किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये ऑप्शन में दिया रहेगा। अगर वहां बैठ कर थोड़ा सा सोच लेंगे कि अच्छा अच्छा डिफेंस है, तो चार का ये 51 का डी हो जाएगा ये। तो हाँ एकदम सही है, 51 का डी लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और गोला करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए अब देखते हैं ई वाला, 51 का ई, 51 का ई क्या कहता है, 51 का ई क्या, एलिफेंट वाला। अब देखिए यहाँ कह रहा है धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, भारत के सभी लोगों में समरता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। अब इस वर्ड को पढ़ने से आपको क्या पता चल रहा है, इस वर्ड से पता, ये मतलब इतना जिसने जितना हमने पढ़ा है इससे ये पता चल रहा है, ये समरता मतलब क्या, इक्वलिटी की भावना लाओ, चाहे धर्म हो, भाषा हो, किसी चीज का भेदभाव मत करिए, सब कुछ, पूरी पृथ्वी एक है, वसुधैव कुटुंबकम की हम पूरी तरह से उसको फॉलो करते हैं, और भारत के भी जितने लोग हैं सब एक हैं जो भारत की धरती पर रहते हैं, तो एक परिवार की तरह है। तो वो क्या है, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये धर्म की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी, तो ई मतलब क्या होता है, इक्वलिटी। तो कभी भी धर्म, भाषा, प्रदेश जा जाए तो वहां पे क्या कर दीजिएगा, इक्वलिटी कर दीजिएगा, तो मतलब 51 का ई कर दीजिएगा। ये हो गया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं, आई होप आपको याद हो गया होगा। अब देखिए ये वाला, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही मैं पूरा आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कह रहा है सामरिक, सांस्कृतिक व गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें। आप पेपर में देने जाएंगे, इस दो चैप्टर से हर बार क्वेश्चन बनता है, आप पेपर देके आइएगा, इस दोनों चैप्टर के देखिएगा, एक क्वेश्चन बना रहेगा। आर ओ 2023 में यहाँ से क्वेश्चन बना था, इस बार जो आया था पेपर रद्द हो गया था। अब देखिए यहाँ पर कैसे याद करेंगे, एफ, यफ याद करेंगे, 51 का एफ, इसको याद करने का तरीका देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत है, गौरवशाली परंपरा, जैसे मैं कहूँ कि दीपावली का त्योहार आ जाएगा तो हम क्या कहते हैं, फेस्टिवल आ गया, या फंक्शन हम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि दीपावली का, जो जो कि दीपावली है, या मुस्लिम में रमजान है, ईद है, तो वो एक तरह से सबके लिए एक फेस्टिवल तो होता है, या फंक्शन भी होता है, चाहे जिसके लिए, तो वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है, एक फेस्टिवल होता है सभी धर्मों के लिए अपने अपने। तो वो क्या होता है, जैसे क्रिश्चियन में क्या होता है, क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 जनवरी जो मनाते हैं, तो ये सब क्या होता है, सभी के लिए एक फंक्शन की तरह होता है, एक फेस्टिवल की तरह होता है। तो क्या होता है, एफ याद रख लेंगे। सामसिक संस्कृति, यहाँ पर लिखा गया है संस्कृति, ये याद रखिएगा, यहाँ लिखा गया सामसिक संस्कृति, एक मिनट, ये
ये देखिए, सामसिक संस्कृत की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और वह उनका परीक्षण करें। तो ये लिखा गया है, सामसिक महत्व की गौरवशाली की परंपरा का महत्व समझे और उनका परीक्षण करें। तो हमारी जितनी भी संस्कृत हैं, देखिए हमारे प्यारे भारत में जितनी भी संस्कृत है उसका क्या करें आप, महत्व समझे। तो ये कौन सा वर्ड पकड़ेंगे, संस्कृत पकड़ेंगे। तो संस्कृत कौन से, हमारे भारत में बहुत सी संस्कृति त्योहार मनाए जाते हैं अपनी संस्कृत परंपरागत से। ठीक है, हमारा गौरवशाली भविष्य है, हमारा गौरवशाली इतिहास होगा। ठीक, मतलब इतिहास है और गौरवशाली भविष्य होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। संस्कृत से याद रखेंगे, फंक्शन से याद रख लेंगे कि सामसिक संस्कृत और गौरवशाली परंपरा का, परंपरा मतलब हम दीपावली परंपरा से मनाते आ रहे हैं, अभी से थोड़ी मना रहे हैं, बहुत बरसों से मना रहे हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए। एफ मतलब फेस्टिवल, फंक्शन, संस्कृत, गौरवशाली। संस्कृत याद रख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जी क्या करता है। जी मतलब ये बहुत बार पूछा जाता है। जी, जी मतलब क्या होता है, ग्रीन। तो ग्रीनरी से याद करिए, ग्रीन। अब जहाँ पर्यावरण होगा वहां तो ग्रीन होगा ही, वहां रेड थोड़ी होगा, ग्रीन ही होगा। तो ये 51 का क्या होगा, अगर मैं जी कहता हूं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा पर्यावरण से बात हो रही है यहाँ पे। प्राकृतिक पर्यावरण के की जिसके अंतर्गत वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव है, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो हमेशा आपको भी प्राणी मात्र के प्रति, जो ऐसे जानवर हैं जो नहीं बोल सकते, मतलब जानवर तो सभी होते हैं जो बोल नहीं सकते, बोल सकते हैं मतलब हम उनकी भाषाओं को नहीं समझ सकते। तो याद रखिएगा, हमेशा उनके प्रति आपको दया भाव रखना चाहिए। और जो खास तौर पर आपके आस-पास रहें, जो सिर्फ़ आप ही पर डिपेंड है, अगर उनको खाना देंगे तो खाएँगे, नहीं देंगे तो वो भूखे रहेंगे, ठीक है? तो उनकी हमेशा आपको रक्षा करनी चाहिए, उनकी हमेशा देखभाल करनी चाहिए। तो ये किस में कह रहा है? जी में कह रहा है कि अगर पर्यावरण कह रहा है तो साथ ये 51 का जी हो जाएगा। तो 51 का जी ये हो जाएगा, ये याद रखेंगे। इसमें वो नहीं पूछा जाएगा 7 नंबर का, सिर्फ़ ये पूछा जाएगा 51 ए क्या है, 51 बी क्या है, 51 सी क्या है या डी क्या है। तो डी हम क्या बताए थे, डिफेंस वाला डी बताया नहीं? अब ये रिवीजन भी करवा देंगे। देखिए 8 का एच क्या है। अब देखिए 8 का एच क्या कहता है। अब इसमें क्या होता है, एच मतलब क्या होता है, ह्यूमन। ह्यूमन होता है, एच माने ह्यूमन, तो यह देखिए मानववाद। तो ह्यूमनिटी से रिलेटेड है ना। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन सुधार की भावना, एक ही वर्ड वहां पे पकड़ना है हर चीज में। एक ही वर्ड अगर पकड़ लेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। 51 एच क्या कहता है, 51 एच ये कहता है कि मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विस्तार करें। ये पकड़ लिए। अब देखिए आई क्या कहता है, करें हिंसा से दूर रहे और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें। हिंसा से आप हमेशा दूर रहिए। और ये क्या करा है, सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति मतलब क्या होता है, कोई भी संपत्ति होगी तो वो सार्वजनिक संपत्ति क्या होगी, अगर उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो देश का नुकसान होगा, जेट देश की जीडीपी घटेगी। मतलब अभी चलिए पूरा तोड़ दीजिए, जो पुराने मतलब मॉन्यूमेंट है सबको तोड़ दीजिए तो जे देश की जीडीपी की नुकसान होगा। आप क्या कहेंगे कि ये घर तोड़ने से थोड़ी नुकसान होगा, एक किला तोड़ने से थोड़ी नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कैसे, आप मान लीजिए इंडिया गेट तोड़ दिए, फिर वहाँ पे कौन जाएगा, पर्यटन कैसे विकास होगा। वहाँ जो पर्यटन स्थल होते हैं, वहाँ पर जो लोग बेचते हैं या कभी टिकट लगता है, तो ये सब कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब देश की जीडीपी ग्रोथ ही नहीं होगा। ताजमहल तोड़ दीजिए, कहाँ पे होगा, तो वहाँ पर आई लिख दीजिए, आई से अर्निंग लिख दीजिए। कहाँ पे, आई मतलब अर्निंग। तो ऐसे याद कर लिए, हिंसा से दूर रहे और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। तो ये याद रखिएगा, आई से इनकम। तो ये याद, आई से इनकम याद रखिएगा। इन क्या रखेंगे, इनकम याद रखिएगा, इनकम। ठीक, अर्निंग नहीं, इनकम याद रखेंगे। ठीक है, तो हिंसा से दूर रहे और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। इनकम से, आई से इनकम याद रख लीजिए बस। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब 10 का क्या रहा है, आई जे। जे कह रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक। सामूहिक क्या मतलब, ज्वाइंट होता है ना, ठीक है, एन टी ज्वाइंट, तो ज्वाइंट होता है। सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के बढ़ाने को और सतत प्रयास करें। कभी भी सामूहिक देखिएगा तो वहां पर 51 लिख दीजिएगा, 51 जे। तुरंत अगर देखिए सामूहिक लिखा गया है आपके पेपर में, ज्वाइंट कहीं लिखा गया है, तुरंत जे लगा दीजिएगा।
मतलब जे मतलब ज्वाइंट, बस यही हो गया। तो हो गया ये वाला। अब चलते हैं ये वाला देखें, के वाला कैसे देखेंगे। अरे माता पिता संरक्षक की भूमिका निभाएंगे और उनका ये कर्तव्य होगा। माता पिता का क्या कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने बालक के प्रति शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। वो राइट टू एजुकेशन होगा उनका, बच्चों का। तो के हो क्या होगा, कर्तव्य। के से याद रखेंगे, कर्तव्य होगा माता पिता की और अपने बच्चों को, जो उनके बच्चे हैं उनको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करें, उनको शिक्षा दें। तो याद रखेंगे 6। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कहाँ पर शिक्षा मतलब दिया गया है। तो 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के शिक्षा का प्रावधान कहाँ पे किया गया है, मतलब किसी के द्वारा भी, सरकार के द्वारा किया गया, चाहे माता पिता अभिभावक के द्वारा किया गया है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी में किया गया है। और कहाँ पे किया गया है, डीपीएसपी में किया गया है। और वहाँ पर क्या किया गया है, राइट, फंडामेंटल राइट में क्या किया गया है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है वो वाला मैंने उल्टा बता दिया। देखिए फिर से बता देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूज होगा। देखिए 3 चीजें हैं हमारे ये पॉलिटी में, तीनों चीज देख लीजिए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है उल्टा उल्टा बता दिया, फिर से देख लीजिए। देखिए क्या है आपका, एक है फंडामेंटल राइट, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक फंडामेंटल राइट है, एक इसके बाद डीपीएसपी आता है, डीपीएसपी आता है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तीनों ध्यान से पढ़िए, देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ कि बच्चों का कितना कौन करता है कौन नहीं करता, इसका नहीं मतलब है। सिर्फ मैं कह रहा हूँ एज बच्चों की क्या रखा गया है, कितना। फंडामेंटल राइट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना रखा गया है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे। तो आर्टिकल 21A में रखा गया है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को गवर्नमेंट क्या होगी, राज्य क्या होगा, जो राज्य आप कहते हैं पॉलिटी में, वो निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करेगी। कितना एज है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। डीपीएसपी में क्या है, ये यहाँ पर है 0 से 6 वर्ष के बीच में, मतलब 6 वर्ष से कम कह रहा है। 6 से कम आयु के एज के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा कौन देगा, सरकार देगा। ये उनका कल्याणकारी प्लान होगा, कल्याणकारी भावना उसमें प्रकट होता है ना, ये डीपीएसपी में। तो ये सरकार के द्वारा, तो ये 0 से 6 यहाँ होगा। अब फंडामेंटल ड्यूटी में हमने क्या पढ़ा, ये देखिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों, तो यहाँ पर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। तो ये एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, कहाँ पर 6 से 14 वर्ष है, कहाँ पर 0 से 6 है, और कहाँ पर तो ये मतलब कहाँ से 6 से 14 है, कहाँ से 0 से 6 है। तो अगर फंडामेंटल राइट देखेंगे और फंडामेंटल ड्यूटी देखेंगे तो यहाँ पर 6 से 14 है, यहाँ पर 6 से 14 है। और डीपीएसपी देखेंगे तो डीपीएसपी में 0 से 6 वर्ष से, मतलब 6 वर्ष से कम अगर बच्चे होंगे उनका शिक्षा का प्रावधान है। तो तीनों याद रखेंगे, तीनों कहाँ कहाँ एज कितनी है ये याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा, इसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, नेशनल एंथम, एंथम से 51A याद रखेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या आते हैं, बापू आते हैं, बापू बापू आते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन में बापू आते हैं, तो बी से बी याद रखेंगे, 51B याद रख लेंगे। यहाँ पर संप्रभुता, एकता, अखंडता, 3 वर्ड हैं तो 3 याद रखेंगे, 51C याद रखेंगे। सी 3 नंबर पे आता है ना, रीजनिंग पढ़ते होंगे आप। अब देखिए देश की रक्षा, रक्षा मतलब डिफेंस आता है, तो डिफेंस आता है 51D याद रखेंगे। यहाँ पर क्या करा है, धर्म, भाषा, प्रदेश, इक्वलिटी आना चाहिए, तो 51E आना चाहिए। यहाँ करा है हमारी सांस्कृतिक संस्कृति है गौरवशाली, दीपावली, ईद, रमजान, कोई भी आप त्यौहार मनाइए तो वो फंक्शन के रूप में होता है, एक फेस्टिवल के रूप में होता है जो हमारी गौरवशाली परंपरा को प्रकट करता है। तो क्या होना चाहिए, F होना चाहिए, ये याद रखेंगे, 51F होना चाहिए। अब देखिए ग्रीनरी, पर्यावरण आ गया तो ग्रीनरी आ गया, तो 51G याद रखेगी, जी माने ग्रीनरी। अब H आया है मानववाद, ये ह्यूमनिटी आ गया तो 51H आ गया बस। अब देखिए हिंसा से दूर, सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करेंगे तो तभी तो इनकम जनरेट होगा, तो 51I आ गया, आई माने इनकम। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी, अब देखिए सामूहिक मतलब ज्वाइंट हो गया, तो ज्वाइंट मतलब जे जे 51J हो गया। अब देखिए यहाँ पर कर्तव्य लिखा गया है, कर्तव्य के मतलब कर्तव्य 51K,
तो कर्तव्य हो गया बस वो 51 के हो गया, बस इतना याद है। बस आई होप आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं हम राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको याद कर लेंगे। अब जैसे जैसे हम उसको याद कर लिया, ऐसे इसको भी हम याद करेंगे अभी। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या है? गणतंत्र प्रमुख होता है। ये ROR 2013 में पूछा गया है। अब गणतंत्र क्या होता है? देखिए हमारा देश गणतंत्र है, लेकिन अगर ब्रिटेन के देखें तो वहां पर गणतंत्र सिस्टम नहीं है। गणतंत्र उसे कहते हैं जिसका एक सुप्रीम लीडर होता है। सुप्रीम लीडर हमारे कौन से माने जाते हैं? वो राष्ट्रपति माने जाते हैं। तो सुप्रीम लीडर वही है, तो उनका एक चुनाव होता है। हम जो प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर वो जो प्रतिनिधि होते हैं वो किसी राष्ट्रपति को चुनते हैं, जो खड़े होते हैं, 3-4 खड़े होते होंगे, तो वो उनमें से एक चुनते हैं। तो वो क्या होता है, उनका भी इलेक्शन होके वो वहां पर बैठते हैं। इसीलिए हमारा जो संविधान में है, हम किस प्रकार से हमारा भारत है, हमारा भारत एक गणतंत्र है। तो गणतंत्र का प्रमुख मान यही होता है, मतलब रीजन होता है कि गणतंत्र हम इसीलिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या करा है, करा कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम नागरिक कौन, जैसे अमेरिका में आप देखे होंगे प्रथम व्यक्ति कौन अमेरिका का होता है, तो प्रथम पुरुष, पहला प्रथम महिला कहते नहीं, जैसे मिशेल ओबामा थी तो उनकी वाइफ कौन थी? जैसे मिशेल ओबामा थी, उनकी जब ओबामा प्रशासन था तो मिशेल ओबामा जब भारत आई थी तो प्रथम महिला थी। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत का जो राष्ट्रपति होता है हमारा प्रथम नागरिक होता है। नागरिक सब होते हैं, हम जो भारत में रहते हैं, जो नागरिकता प्राप्त करें, सब नागरिक हैं, लेकिन जो फ्रंट रो में खड़ा रहता है, रो के एकदम सामने वाले, वही भारत का प्रथम नागरिक होता है, वो राष्ट्रपति होता है। अब देखिए राष्ट्रपति का पद भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च पद होता है, ये सब बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते होंगे। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये BPSC 2000 में आया हुआ है, UPPSC 2012 में ये आया था। अब देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। संविधान में 52 से 62 के बीच में, इसमें आपका जो बुक है या संविधान की बुक जो है, उसमें आर्टिकल 52 से 62 के बीच में राष्ट्रपति के बारे में चीजें दी गई हैं, कौन कौन से चीजें इनकी में होती हैं। अब हम यही सब याद करेंगे। हम पहले याद करेंगे आर्टिकल 52 याद करेंगे। आर्टिकल 52 52 से 62 तक हम कुछ न कुछ ट्रिक लगा के याद करेंगे। करें भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस आर्टिकल 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इतना याद करिएगा बस। 52 से स्टार्ट हो रहा है तो राष्ट्रपति वहां रखिए। अब 53 से क्या क्या हो रहा इसको देखेंगे। 53 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होगी? ये 53 आर्टिकल 53 कहता है कि ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति कहाँ पे होगी, संघ की कार्यपालिका की शक्ति कहाँ पे होगी, आर्टिकल 53 में होगी। अब यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या, देखिए आर्टिकल 54 कह रहा है। तो आर्टिकल 54 क्या कहता है, आर्टिकल 54 कहता है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो होगा। अब देखिए कैसे याद करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, यहाँ पर वर्ड पढ़िए। जब भी निर्वाचन लिखा रहेगा पेपर में, तो वहां पर लास्ट में कितना 4 अक्षर लिखा रहेगा, इसे 4 अक्षर लिखा रहेगा, और यहाँ पर लास्ट में 54 है, 4 यहाँ भी है, 4 निर्वाचन में भी है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ आर्टिकल 54 भी दिया रहेगा और निर्वाचन वर्ड भी लिखा रहेगा, तो 54 रख लीजिएगा। अब देखिए 55 क्या कहता है, ये रीति कहता है। तो एक देखिए 4 तो हो रहा था क्या निर्वाचन, एक और यहाँ पर जोड़ दीजिए, 55 हो गया। तो 55 में क्या गया, निर्वाचन की रीति जोड़ दिया गया है। तो निर्वाचन की रीति ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। अब हम क्या एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 52 क्या कहता है, राष्ट्रपति होगा। 53 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होगी, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति 3 में होगी, याद रखेंगे कार्यपालिका की शक्ति 3 में होगी। 54 में निर्वाचन है, ऐसे याद कर लीजिए इस वर्ड से, और निर्वाचन 4 हो गया और 1 5 हो गया। अब देखिए 56 क्या कहता है, राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि उनका टर्म कितना होगा, राष्ट्रपति की का टर्म।
तो पद ग्रहण करने की तारीख से क्या होगा, 5 वर्ष तक होगा। तो मतलब 5 वर्ष चलेंगे, इसके बाद जब छठवां वर्ष होगा वहां पर नया राष्ट्रपति बनेगा। तो ऐसे याद कर लीजिए, नया छठा वर्ष बनेगा, तो ऐसे याद कर लीजिए जब 5 वर्ष तक तो रहेंगे, फिर छठे वर्ष से नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो उनका पदा अवधि हो जाएगा बस। तो राष्ट्रपति की पदा अवधि क्या हो जाएगी, 56, आर्टिकल 56। अब देखिए 57 क्या कहता है, राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति का पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 57 क्या कहता है, पुनर्निर्वाचन कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं, रिपीट करके निर्वाचित हो सकते हैं, मतलब उसमें कोई टर्म नहीं, वो चाहे जितनी बार जितने साल तक जिंदा रहे, अगर जीत रहे हैं तो जीते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 57। 58 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, मतलब इलिजिबिलिटी क्या हो जाएगी। अब देखिए अहर्ताएं इलिजिबिलिटी 58 कहता है इलिजिबिलिटी, तो ई कैसे लिखते हैं, ई ऐसे लिख देते हैं बस, 8 यहाँ कभी भी याद रखिएगा, अहर्ताएं मतलब इलिजिबिलिटी, या छोटा आ लिखा रहा है अहर्ताएं, तो 8 ऐसे बना दीजिए, कैसे भी याद करके वहां वर्ड याद कर लीजिए। 58 क्या कहता है, अहर्ताएं कहता है। 59 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होगी। अहर्ताएं हो गया, अब राष्ट्रपति पद के लिए शर्त क्या होगी, ये याद रखेंगे 59। 60 क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो याद रखिए शपथ है, अगर राष्ट्रपति शपथ लेता हो तो आर्टिकल 60 में कह रहा है। 61 तो आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति का महाभियोग जो होगा वो 61 होगा, तो महाभियोग 61 होगा, इसको पता होगा। यहाँ पे कह रहा है 62 क्या होता है, राष्ट्रपति के पद में रिक्त, मतलब पद में रिक्त को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्त भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदा अवधि। तो मतलब जो कभी भी मतलब जो आकस्मिक हो सकता है, राष्ट्रपति किसी कारणवश इस्तीफा दे दे या डेथ हो जाए, तो वो 62 में बताया गया है कब से कब तक इनका राष्ट्रपति अगला टर्म होगा, क्या होगा, ये सब 62 में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। यहाँ पर क्या होता है, अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सब वर्ड पेपर में दिया, मतलब ऑप्शन में दिया रहे, लगा दीजिएगा। निर्वाचन की विधि क्या होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। यहाँ पर एकल संक्रमणीय मत होता है, याद रखिएगा एकल संक्रमणीय मत होता है, और गुप्त मतदान होता है। एकल मतलब क्या होता है, हमेशा पढ़ते होंगे एकल संक्रमणीय, जैसे आप देखते होंगे आपके क्षेत्र का जो सांसद होता है या विधायक होता है, वो अपने क्षेत्र का एक ही रिप्रेजेंट करता है, ये नहीं कि एक क्षेत्र के 4 विधायक रिप्रेजेंट कर दिए एक ही क्षेत्र का। अब एक जिले का एक ही सांसद तो रिप्रेजेंट करेगा, वहां पर जाके एक वोट देगा, इसीलिए उसको एकल रिप्रेजेंट, एकल संक्रमणीय मत कहते हैं। डबल संक्रमणीय मत नहीं होता है, उसको एकल संक्रमणीय मत कहते हैं। जिससे आपका कोई भी क्षेत्र होगा, जो आपके विधायक होंगे वो वही जाएंगे, ये नहीं कि 4 विधायक चले जाएंगे, तो विधायक तो एक ही होता है ना, तो वो एक क्षेत्र का, तो वही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा, यहाँ क्या है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अभी देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा फैक्ट आने वाला है, और सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश के दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, जो आपको फैक्ट है ना, वो फैक्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है। अभी देखिए आगे है, नहीं तो मैं यहीं बता देता हूँ, देखिए आगे लिखा गया है कि नहीं, मैं आगे ना लिखा गया तो यही मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा फैक्ट है। यहाँ पे कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, चलिए यही बताता हूँ, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब देखिए यहाँ पर क्या मैटर फंसता है, अब यहाँ पे कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब चाहे लोकसभा है आपका और राज्यसभा, यहाँ पर जितने निर्वाचित होंगे सदस्य, याद रखेंगे, चाहे लोकसभा होंगे चाहे राज्यसभा होंगे, जी जितने निर्वाचित सदस्य होंगे वही वहां पर मतदान डाल सकते हैं, मतलब इनके निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। याद रखेंगे जो राष्ट्रपति 12 नॉमिनेट करता है मेंबर, वो इनके में नहीं भाग ले सकता। अब ऐसे याद कर लीजिए, जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा वो सोचेगा हम ही को, इन्हीं को वोट देते हैं, ऐसे ही हो सकता है। तो ऐसे याद कर लीजिए, वो कभी भी यहाँ पर भाग नहीं लेगा। अब मैं कहूँ कि राज्यसभा है, लोक संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, अब कहूँ कि राज्य विधानसभा के, तो हाँ,
राज्य विधानसभा के जो होते हैं वो भी यहाँ पर भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषद के भाग नहीं लेते। कैसे याद करेंगे? राज्य विधान परिषद के इसलिए भाग नहीं लेते क्योंकि वो हर जगह नहीं है, कुछ ही स्टेट में है। अगर एक जगह अलाउ कर देंगे भैया आप आइए यहाँ तो कैसे मत होगा, कहीं कहेंगे हमारे यहाँ आइए नहीं, हम कैसे दें, तो इसीलिए वो नहीं होते। तो यहाँ जो विधान परिषद होता है वहां पर जैसे यहाँ पर दो हाउस होते हैं सेंटर में, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ऐसे स्टेट में भी कहीं कहीं दो राज्य हैं, वो दो हाउस है, एक विधान परिषद बोला जाता है, एक विधानमंडल बोला जाता है। तो वो नीचे ऊपर वाला जो है विधान परिषद, उसमें सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, ये याद रखेंगे। अब देखिए अब ये कहा क्या कहा, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। अभी देखिए आगे भाई इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। राष्ट्रपति पद के हेतु अर्हताएं क्या होना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति के पद पर क्या अर्हताएं होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं, ये भी वर्ड याद रखिएगा, क्यों हो सकता है आपके पेपर में दे दे क्या जन्म से ही भारत का, मतलब जब पैदा हुआ हो यहीं पैदा हुआ हो, ऐसा नहीं है। किसी का मतलब बच्चा है वो 5 साल की उम्र में यहाँ आ गया और उसको नागरिकता मिल गई, वो बाद में राष्ट्रपति बन गया, तो हो बन सकता है। तो ऐसा नहीं कि यहीं पैदा हो, तो ऐसे याद रखेंगे यहाँ भी पैदा नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक हो बस। 35 वर्ष की वो आयु हो, मतलब मिनिमम एरिया एज कितना है, 35 वर्ष है, मैक्सिमम कितना भी हो, तो 35 वर्ष होना चाहिए, नहीं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते राष्ट्रपति का। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, मतलब उनको लोकसभा, जैसे मैं कहूँ कि आप लोकसभा लड़ सकते हैं तो हाँ लड़ सकते हैं, ये याद रखेंगे। केंद्र राज्य स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद में मतलब केंद्र सरकार में कोई गवर्नमेंट जॉब ना करता हो, ना राज्य सरकार में कोई गवर्नमेंट जॉब करता हो, ना स्थानीय सरकार में कोई गवर्नमेंट जॉब करता हो, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए अब आप ये कहेंगे इतना तो कंडीशंस हर जगह फुलफिल हो जाएगा, ये तो कोई भी लड़ सकता है चुनाव। नहीं, अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ऐसा होता तो जिस दिन इलेक्शन होता पता चलता 1 लाख लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ऐसा नहीं होता। इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा। उन्होंने क्या कहा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन अगर आप देते हैं तो उम्मीदवार के प्रस्ताव को और अनुमोदकों की संख्या कम से कम 50 निर्वाचकों, निर्वाचित सांसद या विधायक का प्रस्तावक होना आवश्यक है। मतलब आपके साथ जो वहां पर जाएंगे वो मतलब निर्वाचन आयोग में, कहाँ जहाँ कमीशन है वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर 50 सांसद को लेके जाइएगा, पीछे 50 या विधायक को लेके जाइएगा। अब आम आदमी को 50 सांसद विधायक कहाँ मिलेंगे, ये तो ऊपर वाला जब जितनी भी एलिजिबिलिटी है आप पूरा कर लेंगे जितने भी, लेकिन ये नहीं पूरा कर पाएंगे। 50 आपको सांसद कहाँ मिलेंगे, 50 विधायक कहाँ मिलेंगे, इसीलिए 50 निर्वाचकों को आपको लेके जाना ही पड़ेगा। जमानत राशि मान लीजिए आप दे देंगे, सबसे टफ तो यही है, और सब तो है ही सही, सबसे टफ यही है। जमानत राशि क्या होगा, 15,000, अगर आपका जमानत जब्त हो गया तो 15,000 आपका चला जाएगा। जमानत राशि की जब्ती कुल कुल डाले गए जो मत हैं उनका 1/6 भाग से अगर कम मत प्राप्त करता है, जैसे 100 वोट है, 100 वोट में 1/6 मतलब लगभग 18 अगर वोट से कम प्राप्त कर दिए तो क्या होगा, यहाँ पर 15,000 रुपया वो जमा हो जाएगा, मतलब जब्त हो जाएगा, वो सरकार रख लेगी, बैंक रख लेगा। अब यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रपति के पद की रिक्तियां क्या होती हैं, ये याद रखें कैसे राष्ट्रपति पद का नियुक्त होता है। एक महाभियोग लगा के, अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, द्रौपदी जी मुर्मू जी हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, मानिए द्रौपदी जी मुर्मू जी हैं, अब देखिए उनका राष्ट्रपति पद कैसे नियुक्त है, पता चला क्या लगा दिए, महाभियोग लगा दिए। कल न्यूज में आया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। एक तो ऐसे हट सकती हैं, ये तो एक दूसरी तरफ उनकी मृत्यु हो सकती है, ठीक, ऐसा ना हो उनकी मृत्यु हो, मतलब ये समझाने के लिए बोला हूं, या उनका मृत्यु भी हो सकता है। दूसरा क्या, उनके त्यागपत्र देने पर वो कह रहे हैं कि हमको नहीं बैठना है इस पर, हम त्यागपत्र दे देते हैं, तो चलिए स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा राष्ट्रपति बनेगा। दूसरा क्या है, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित करने पर,
मतलब उनका निर्वाचन हुआ है। अब उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, पता चला कि ऐसा यहाँ पे इनके निर्वाचन में गड़बड़ी हुई है, अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये क्या ऐसे। अब देखिए, राज्य की विधान सभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन गढ़ में भाग तो है, निर्वाचन गढ़ का भाग तो है, परंतु उसके महाभियोग का अभिकरण नहीं है। अब देखिए, ये आईएएस 1996 में पूछा गया है। अभी हमने क्या क्या बताया था, ये बताया था कि लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य, हमेशा वर्ड पढ़िएगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये नहीं कि लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के तो बहुत सदस्य हो जाते हैं, अब तो 104 अमेंडमेंट आया तो उससे हटा दिया गया है, लेकिन 12 सदस्य तो अभी भी निर्वाचित हैं। 12 सदस्य जो कौन निर्वाचित होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर निर्वाचित हुए थे, रेखा, पीटी उषा, ये अभी कौन निर्वाचित राज्यसभा में, सुधा मूर्ति निर्वाचित हुई, आपका करंट का क्वेश्चन है। तो ये जो निर्वाचित होते हैं, इनकी वो जो मनोनीत किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति, वो नहीं भाग ले सकते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो हम चुन के भेजते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो हम चुन के भेजते हैं, मतलब इनडायरेक्टली भेजते हैं लेकिन चुनते हैं हम ही हैं। तो राज्यसभा, लोकसभा के, राज्यसभा के और दिल्ली और पुडुचेरी के, ये सब क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है तो यही सिर्फ भाग लेंगे। लोकसभा भाग लेगी, राज्यसभा भाग लेगी, राज्य विधानसभा जो हमारे विधायक हैं, मतलब वहाँ योगी जी नहीं जाएंगे। वहाँ दिल्ली में जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा तो वहाँ पर योगी जी को नहीं अलाउ होगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मतदान कर सकते हैं वहाँ पर राष्ट्रपति चुनने के लिए, ना कि उनको हटाने के लिए वो जाके वहाँ मतदान करेंगे योगी जी। तो योगी जी अपने उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे, वहाँ पर मोदी जी और जो यहाँ राज्यसभा के हैं सदस्य, वो तो मतलब लोकसभा के और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वही जाके महाभियोग लगा के हटाएंगे। तो ये याद रखेंगे, आईएएस 2019 अब ऐसे ही समझ लीजिए, जब किसी की शादी होती है तो वहां पर जब उसकी शादी होती है तो पूरा मतलब जितने भी लोग को कार्ड दिए रहते हैं सब आ जाते हैं, कुछ लोग को कार्ड नहीं दिए रहते हैं तब भी आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं। लेकिन अगर वही शादी बाई चांस से किसी के साथ ऐसा ना हो, बाकी बाई चांस से टूट रहा है, तो शादी जब टूट रहा है तो उसमें कितने लोग आएंगे, मेन मेन लोग आएंगे बस। तो ऐसे याद रखेंगे। तो जब ये राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके सब लोग जाते हैं हर जगह, लेकिन जब राष्ट्रपति का महाभियोग लगाता है तब वो सिर्फ राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही महाभियोग उनको हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है। यहाँ पर कुछ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ये देखिए, अभी हमने बताया मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। अब विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेते, क्योंकि ये सब जगह है नहीं। अगर एक जगह कर देंगे अलाउ तो सब लोग कहेंगे भैया हमारे यहाँ भी करिए, तो आप यहाँ आइए नहीं तो कहाँ से करेंगे। इसलिए किसी झगड़ा ना हो इसलिए हटाई दिए, विधान परिषद के कोई सदस्य भाग नहीं लेगा। राष्ट्रपति का वेतन क्या होता है, 5 लाख रुपए प्रति माह, 5 लाख रुपए वेतन होगा। भारत की संचित निधि पर भारित होता है। राष्ट्रपति का वेतन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पर भारित होता है। तो भारत की राष्ट्रपति का वेतन ऐसे ऑप्शन में दिया रहता है कि प्रदेश की भारित होता है, प्रदेश की संचित निधि पर नहीं, भारत की संचित निधि पर भारित होता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है किसको, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति को मतलब द्रौपदी मुर्मू किसको देंगे, जयदीप धनखड़ जी को देंगे, और संबोधित करके। इसकी सूचना फिर जयदीप धनखड़ जी कहाँ देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। क्योंकि मेन है क्या, मेन तो अगर देखा जाए मेन लोकसभा में ही तो ये सब होता है हर चीजें, तो मेन वहां पर ये तुरंत इसकी सूचना कहाँ दे, लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है। तो ये इसमें सिर्फ यही याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र वहां पर ऑप्शन देगा कि न्याय जज को देता है, ये सब देता है, वो मत लगाइएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अब देखिए यहाँ पर, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय में होंगे। ये बीपीएससी 1992 में क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, मान लीजिए किसी ने कहा कि राष्ट्रपति का जो अभी चुनाव हुआ है वो हमको गड़बड़ी लग रहा है, मतलब
अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें तो धांधली हुआ है, तो क्या उसकी जांच क्या हो, कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। यहाँ उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट नहीं करेगा। याद रखेंगे, हाई कोर्ट यहाँ पर नहीं इंटरफेयर कर सकता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। कौन से आर्टिकल? 70(1) के तहत। आर्टिकल भी याद रखेंगे, 70(1) के तहत। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, ये याद रखेंगे। परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, ये भी याद रखेंगे। प्रतिनिधित्व करता है, नेतृत्व कौन करता है वो सब आपको पता होगा, मोदी जी। मतलब मेरा कहने का मतलब प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो वास्तविक शक्ति उसी के पास होती है। किसके पास? प्राइम मिनिस्टर के पास ही वास्तविक शक्ति होती है देश की, तो याद रखेंगे ये। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव कैसे आता है। पहले आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 61 होता है। कारण क्या होता है? राष्ट्रपति, यही कारण बताया जाता है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अभी किसी को लगाया नहीं गया है, हमारा देश इतना महान है कि ऐसा मतलब सिचुएशन आया ही नहीं है, सब एडजस्ट हो जाता है। हमारा कितने भी लड़ाई झगड़ा आपस में करते हैं पक्ष विपक्ष, लेकिन कुछ चीजें हमारे देश में बहुत ही अच्छी है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। और जो वोमेन से रिलेटेड बिल आती है हमारे, चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए, उसको देखिए सर्वसम्मति से पास किया जाता है। चाहे वो वोमेन का रिजर्वेशन बिल आया था ये इलेक्शन में कि कितनी सीटें उनको दे दिया जाना चाहिए, 1/3 सीटें दिया जाना चाहिए, सर्वसम्मति से पास हुआ था। तो लोगों का ये मतलब भारतवर्ष का एक महान, यही समझिए कि लोग बहुत आगे बढ़कर ये सब चीजें करते हैं, आपस में भले झगड़ा करते हैं। दूसरा क्या है, कारण क्या है? राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन। ये यही कारण होता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। नोटिस क्या होता है? प्रस्ताव लाने के कम से कम 14 दिन पूर्व उसको सूचना। ये नहीं कि राष्ट्रपति को पता ही नहीं है, राष्ट्रपति लेकर आपको हटाया जा रहा है, महाभियोग लगा, ऐसा नहीं। 14 दिन पहले आप मतलब 2 हफ्ते पहले सूचना दीजिए कि हम आप पर महाभियोग लगाने जा रहे हैं, सूचना देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नोटिस पर हस्ताक्षर संबंधित सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा। ये दो चीजें यहाँ पर है, कम से कम कह रहे हैं ये वर्ड पढ़िए और ये वर्ड पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है पारित कितना होगा, क्योंकि ऐसे ही वर्ड वहां घुमाता है। पारित कितना? संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से। वहां पर 1/3 लिख देगा या 1/4 लेगा, अब फिर यही आप कंफ्यूज कर देगा। हमेशा जो हस्ताक्षर होगा वो 1/4 होगा। मतलब मैंने क्या कहा, एक मैं क्लास में हूँ, मैं कहा हूँ कि एक टीचर को हटाना है, तो मैं कहूँगा चलो 1/4 लोग यहाँ पर साइन कर दीजिए, तो मैं सबसे थोड़ा सा मतलब सबसे नहीं लूंगा, 1/4 लोग से कहूँगा इतना साइन कर दीजिए। लेकिन जो लोग नहीं साइन कर पाए हैं किसी कारणवश, वो भी तो राष्ट्रपति के हटाने में थोड़ा अपनी भागीदारी बताएंगे कि हम भी हटा रहे हैं, तो वो 2/3 होता है। पारित कितने करेंगे? जब पारित की बात आता है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए कितने बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा? 2/3 बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा। लेकिन जब हस्ताक्षर की बात आती है तो 1/4 बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा, ये याद रखेंगे। 1/4 और 2/3 दोनों याद करेंगे, ठीक है। नहीं तो मुझे देखिए, छोटी छोटी बातें अगर आप जान गए तो आपका वहां पर क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता। अगर छोटी छोटी बातें नहीं ढूंढ के सिर्फ ऐसे ऊपर से पढ़ लिए तो वहां पर गलती बहुत ज्यादा होने की मतलब संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पर लिखा गया पारित और यहाँ पे 2/3 लिखा गया है। यहाँ पर हस्ताक्षर लिखा गया है तो 1/4 लिखा गया है। ऐसा समझ लीजिएगा वो आलसी व्यक्ति था जो रूम में था, मतलब एक टीचर को हटाना है और मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ और मैं सबसे हस्ताक्षर नहीं करवाया, लेकिन पारित करवाने के लिए सबको 2/3 बुला लिया, कैसे भी याद करती। अब यहाँ पे देखिए, संसद के किसी भी सदन में, अब ये नहीं हो सकता कि सिर्फ लोकसभा में ही ये महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट किया जाए। चाहे राज्यसभा में स्टार्ट कर दीजिए, चाहे लोकसभा में, किसी में भी स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन लेकिन 2 हफ्ते पूर्व 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा, नहीं तो मान्य ही नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। अब ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या होता है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया वो होती है जिसमें न्यायपालिका भाग नहीं लेती। यहाँ पर हटाने के लिए न्यायपालिका भाग नहीं ले रही है,
यहाँ पर कौन में सिर्फ अपने सदस्य, जो एक सदस्य होते हैं, मतलब इस अगर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहीं दिया रहे, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, या लोकसभा ही एक ऑर्गेनाइजेशन समझिए, या राज्यसभा एक ऑर्गेनाइज, वो खुद ही अपना न्याय करती है कि यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है। वही होता है क्वासी फेडरल, वह क्वासी जुडिशियल। याद रखिए, क्वासी जुडिशियल या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो मतलब ये राज्यसभा लोकसभा मिलके खुद ही इनको हटाते हैं, यहाँ पर किसी और का इंटरफेयर नहीं होता न्यायपालिका का। देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, देखिए कार्यकारी शक्ति है, और यहाँ पर कौन सी है, जो एग्जीक्यूटिव शक्ति है, न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति, आकस्मिक शक्ति, तो ये सब है, हम इसको देखेंगे। देखिए हम पहले क्या देखते हैं, कार्यकारी। देखिए शक्तिमान है, मतलब एकदम जैसे शक्तिमान की शक्तियाँ एकदम अटल अमर थी, वैसे ही राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं। अब देखिए, हाँ, उसका प्रयोग राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ही करता है। मैक्सिमम जो 80% या 90% उसकी शक्तियां होती हैं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार मतलब भले ही उसके पास शक्ति हो, लेकिन अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ही करता है। अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं पहली शक्ति कौन सी है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, कार्यपालिका कौन होता है, जो कानून को लागू करवाता है। ठीक है, तो ये संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, राष्ट्रपति में होती है। ये याद रखेंगे, कहां पर, राष्ट्रपति में होती है। अनुच्छेद 53(1) के, भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत किसके, राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। जैसे भारत सरकार का कोई भी कार्यपालिका कृत होगा वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, आर्टिकल 77(1). अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया, राष्ट्रपति द्वारा दी गई समस्त नियुक्तियां, राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां करता है। कौन कौन सी नियुक्तियां हैं, थोड़ा कुछ देख ले देते हैं। यहाँ देखिए, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों में 76 क्या कहता है, महान्यायवादी। आर्टिकल 76 क्या कहता है, महान्यायवादी की नियुक्ति, मतलब जो महान्याय भारत का महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत करता है। आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। 155 के तहत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो याद रखेंगे, 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति, आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, 155 के तहत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये याद रखेंगे। अंतर जातीय परिषद का गठन कर, ये सब कार्यकारी शक्ति हैं। ये एग्जीक्यूटिव पावर है। ये क्या है, आर्टिकल 263 के तहत करता है। किसके तहत, आर्टिकल 263 के तहत। चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी आयोग का गठन भी कौन करता है, राष्ट्रपति भी करता है। ये अंतर जातीय परिषद का आर्टिकल याद रखिएगा 263। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना और उनका प्रशासन करना किसका काम है, ये राष्ट्रपति के। कोई भी क्षेत्र होता है अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। जैसे बहुत ज्यादा क्या होता है, जहाँ जनजातियां रहती है, पता चला यहाँ पर बहुत ज्यादा जनजातियां रहती हैं, क्या इनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए, तो हाँ यहाँ पर इसको अनुसूचित क्षेत्र वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। न्यायिक शक्ति कौन कौन होती है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कितने टाइप के क्षमादान होते हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये 72। उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति 143, याद रखिएगा 143। उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति राष्ट्रपति की होती है, 143 होती है, ये भी याद रखेंगे। ये आर्टिकल ये पूछा गया है कई बार कि जब अगर आपको राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह लेना चाहता है किसी मसवरे पर, तो कौन सा आर्टिकल यूज करेगा, 143 आर्टिकल यूज करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है। तो लेजिस्लेटिव, संसद का सत्रावसान, संसद का सत्र हुआ, सत्रावसान हुआ, विघटन हुआ, ये आर्टिकल 85 के द्वारा होता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर लेजिस्लेटिव पावर में अंतर समझिएगा। यहाँ पर जो संसद का सत्र हुआ, सत्रावसान हुआ, विघटन हुआ, ये सब कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 के तहत, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, संसद
में राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है, कभी कभी विशेष अभिभाषण, जैसे साल का पहला सत्र चला तो उस समय संसद का तो राष्ट्रपति अपना स्पीच देता है, तो वो सब किसके तरह होता है, सत्ता से। देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करता। अब देखिए, कई बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, जो जैसे ये है, यहाँ सब मोदी बैठे हैं, यहाँ अमित शाह बैठे हैं, यहाँ सब कुछ बैठे हैं, यहाँ पर राहुल गांधी बैठे हैं, ऐसे। और यहाँ पर जो मेन होता है, कई बच्चे ये समझते होंगे कि राष्ट्रपति जो संसद का संयुक्त बैठक होता है, जैसे कोई विधेयक है उस पर गतिरोध है दोनों सदनों का, लोकसभा का, राज्यसभा का, तो उसकी संयुक्त बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता, मतलब यहाँ पर जो मेन सीट होती है जहाँ पे ऊपर ऊंचाई पे बैठे होते हैं, जहाँ ओम बिरला जी बैठे होते हैं, लोग सोचते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति बैठता है। नहीं, ये गलत है, कभी भी न लगाइएगा। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक आहूत करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो क्या हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़े थे आहूत। आहूत वर्ड जो है ये है बुलाने से रिलेटेड है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। अगर स्पीकर नहीं है तो कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर करेगा। अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं करेगा क्या, नहीं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं करेगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। तो ये वर्ड याद रखिएगा, अगर स्पीकर नहीं तो डिप्टी स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर भी नहीं तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेगा, ना कि राष्ट्रपति। ना राष्ट्रपति करेगा ना उपराष्ट्रपति, दोनों सदनों की गतिरोध के विषय में अध्यक्षता नहीं करेगा। ये याद रखिएगा, दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होगी, ये आर्टिकल 108 के तहत इसकी अध्यक्षता किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 11 के तहत दिया जाता है। विधेयकों पर अनुमति क्या दिया जाता है, राष्ट्रपति किसके तहत, अनुच्छेद 11 के तहत। अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अच्छा, अध्यादेश क्या होता है, मान लीजिए किसी ऐसे कानून की जरूरत पड़ गई बीच में, जब तक आप वेट नहीं कर सकते कि अगला सत्र कब आएगा, या मानसून का, बजट का कौन सा सत्र आएगा, अब उस समय तक वेट नहीं कर सकते और आपको क्या चाहिए, अध्यादेश चाहिए, मतलब कोई कानून चाहिए। तो उस स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति अपने पावर का यूज करके अध्यादेश लाता है, कानून लाता है। और ये वैलिड कब तक होता है, जब तक नया सत्र नहीं चालू हो तभी तक ये वैलिड होता है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। अब देखिए, आकस्मिक शक्ति, जैसे इमरजेंसी पावर किसमें किसमें है, तो राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा अनुच्छेद 352 से करता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र जो विफल हो जाता है अनुच्छेद 356 से करता है। और वित्तीय आपातकालीन आर्टिकल 360 से करता है। ये को अभी नहीं लगा है, कभी भी नहीं लगा है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता तो बार बार लगता रहता है, हर जगह देखते रहते हैं, वहां पर राज्य में राष्ट्रपति, जम्मू कश्मीर में लगा था कितने दिन। तो और ये राष्ट्रीय आपातकालीन 1962 में लगा था, और ये 71 में लगा था, 1971 में भी लगा था, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, भारत इन्वॉल्व हुआ था। और 1975 में भी लगा था। तो ये 3 बार लग चुका है। पहला वाला राष्ट्रीय आपातकाल, ये आपातकाल आएगा तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ इतने इसमें इतना ये पढ़ लीजिए। अब देखिए, जो फाइनेंशियल पावर होती है राष्ट्रपति की, वो क्या होता है, वित्त विधेयकों राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। मतलब ये नहीं कि वित्त विधेयक लाए और लोकसभा में प्रस्तुत कर दिए, नहीं, जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी तब तक आप पेश नहीं कर सकते। आर्टिकल 110 में ये कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, देखिए बजट शब्द का आपके संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, वहां पर क्या लिखा गया, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसकी बात किया गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो पेश करवाता है आर्टिकल 112 के तहत पेश किया जाता है, ये याद रखेंगे। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आकस्मिक निधि से व्यय, जो आकस्मिक निधि होती है, इमरजेंसी फंड होता है, उसकी पूर्व अनुमति से ही इमरजेंसी फंड निकाला जाता है। आर्टिकल 267 ये कहता है। वित्त आयोग का गठन 280 के तहत, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है।
वित्त आयोग का गठन किससे होता है? आर्टिकल 280 के तहत ये होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, आप सब क्या किया करिए, कुछ कमेंट वमेंट कर दिया करिए, मतलब कुछ लाइक कर दिया करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, मतलब कि हाँ हमको ये वीडियो अच्छे बच्चे पसंद कर रहे हैं, तभी तो हमको पता चलेगा कि आप सब इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो हमें जल्दी जलाना चाहिए। अब लगेगा नहीं पसंद कर रहे हैं तो मैं क्यों आपका भी समय खराब करूंगा, अपना भी समय। इसीलिए पता चले कि आप लाइक वाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ आप सब पसंद कर रहे हैं, इसको जल्दी से खत्म करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर वित्तीय शक्ति हो गया। अब देखिए अन्य शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। राष्ट्रपति संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर संपन्न होते हैं। जो संधि होती हैं, समझौते होते हैं, वो राष्ट्रपति के सबके नाम पर। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। राजदूतों और उच्चायुक्तों को भेजना और उनका स्वागत करना, जैसे कोई राजदूत हमारे यहाँ से फ्रांस में नियुक्त हुआ, अमेरिका में नियुक्त हुआ, उसको भेजना राष्ट्रपति का काम है। और कोई बाहर से आया, फ्रांस का राजदूत बन के भारत आया, तो ये कौन सा, ये किसका स्वागत करना, किसका? ये राष्ट्रपति का ही काम है। अब यहाँ पर देखते हैं भारत के राष्ट्रपति कौन कौन से बने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए पहला नंबर पे हम देखते हैं राजेंद्र प्रसाद, द ग्रेट राजेंद्र प्रसाद। देखिए पद धारण अवधि कब थी इनकी? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, मतलब ये 3 टर्म रहे थे ये। ठीक है, तो याद रखेंगे 3 टर्म रहे थे। और ये कौन से, यही पूछता है व्यक्तिगत नंबर पे कौन थे, तो व्यक्तिगत नंबर पे टर्म मैं नहीं लिखा कि कौन से टर्म था इनका, तो सिर्फ व्यक्तिगत लिख दिया हूँ, क्योंकि ज़्यादा आपका फैक्ट हो जाता, वो पूछा भी नहीं जाता। तो व्यक्तिगत नंबर पे पहला होगा। इससे पूछा जाता है कि पहले नंबर पे राष्ट्रपति कौन बने थे, तो वो राजेंद्र प्रसाद बने थे पहले राष्ट्रपति। ऐसे पूछा जाता है दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे। अब देखिए वो 1962 चला गया। अब ऐसे याद करिए, कोई डेट याद कर लिया करिए, तो 1962 तक मतलब चाइना का वार तक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए वार के बाद कौन से आए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऐसे याद कर लीजिएगा कि वार तक चाइना वाले, कहाँ चांद तक? राजेंद्र प्रसाद देते। पद धारण की अवधि 13 मई 1962 से 13 मई 1966 तक। तो याद रखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 62 से 5 साल जोड़ेंगे तो 67 आ जाएगा। ये व्यक्तिगत दूसरे, तो हमारे दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये याद रखेंगे। अब देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि कौन से ऐसे थे जो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके, तो ये जाकिर हुसैन। अब यहाँ पर देखिए 67 हो गया। 13 मई 1967 से 3 मई 1969, मतलब क्या हुआ? 2 ही साल रहे थे। तो ये व्यक्तिगत क्रम से कौन से थे? तीसरे थे। तो जाकिर हुसैन कौन थे? तीसरे राष्ट्रपति थे 1967 से 69 के बीच में, ये याद रखेंगे। अब देखिए तीसरे हो गए। फिर चौथे नंबर पे देखते हैं, तो चौथे नंबर पे कौन से होंगे? बराहगिरी, यहाँ 4 लिख देते हैं, 4। ठीक। अब चौथे नंबर पे कौन से होंगे? ये बराहगिरी वेंकटगिरी, बीबी गिरी जिनको बोलते हैं, आप हमेशा सुने होंगे, मैं पूरा फुल नाम लिख दिया हूँ। इनका नाम है बीबी गिरी। तो बीबी गिरी ये 1900, याद रखेंगे, ये 1969 से 1969, मतलब ये कार्यवाहक थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये कार्यवाहक थे 1969 से 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, ये कार्यवाहक थे। तो फिर 20 जुलाई से 24 अगस्त तक ये भी कार्यवाहक थे, तो ये भी कार्यवाहक थे, ये भी याद रखेंगे। तो ये बीबी गिरी और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये दोनों लोग कार्यवाहक थे, ये भी याद रखेंगे, ये भी इनका उत्तर में याद रखेंगे। ये 5, ये यहाँ पर मत याद, ये रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि इनका जो टर्म होता है, कार्यवाहक जो होते हैं उनका नहीं लिया गया है, क्योंकि ये थोड़े ही समय के लिए बनाए गए हैं, नहीं तो आपका ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कि बीबी गिरी कौन थे, तो ये बीबी गिरी सिर्फ इनका ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये याद रखेंगे। एक मिनट, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति 1969 से 3 मई से 20 जुलाई तक। फिर न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह भी 69 से 20 जुलाई से 69 अगस्त तक, 69 तक। अब देखिए बीबी गिरी के बारे में एक चीज याद रखेंगे,
ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो न्यायालय में उपस्थित हुए थे और जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था, तो निर्वाचन का कोई विवाद हुआ था, सुनवाई कर रहा था, उसमें ये न्यायालय में उपस्थित हुए थे। तो अब बेबी गिरी देखिए, जो मेन टर्म है, कार्यवाहक हटा दीजिए, जो मेन टर्म है 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक ये थे, ये चौथे नंबर पे थे। तो आपके पेपर में यही पूछा जाएगा कि तीसरे नंबर पे जाकिर हुसैन, कैसे याद रखेंगे, 3 अक्षर जाकिर में आता है, तीसरे नंबर पर ये थे। अब यहाँ पर क्या याद रखेंगे, बराह गिरी, तो ये याद रखेंगे, ये कौन से थे, बीबी गिरी, तो वी गिरी, तो वी गिरी ये कौन से, चौथे नंबर पे थे। पांचवें नंबर पे कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, ये 74 से लेकर 77 तक थे, 3 साल ही थे। तो फखरुद्दीन अली अहमद कौन से थे, ये इमरजेंसी के टाइम तो यही थे। तो फखरुद्दीन अली अहमद कौन थे, 1974 से 77 के बीच में थे, व्यक्तिगत क्रम से 5वें नंबर पे थे। अब देखते हैं यहाँ पर बीडी जत्ती, ये भी कार्यवाहक ही थे, कब से, 11 फरवरी 1977 से ये थे, और ये 25 जुलाई 1977 तक। आप देखिए यहीं से क्या होगा, टर्म जो होगा वो सही से चलने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में क्या याद रखेंगे, ये याद रखेंगे कि ऐसे राष्ट्रपति जो मतलब निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो निर्विरोध कौन से निर्वाचित हुए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध, ये कब से कब थे, 1977 से 82 तक थे। इनका टर्म याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी का, इनका टर्म कई बार पूछा, ये से कर टर्म पूछ लिए गए हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी कब से, 1977 से 82 तक थे नीलम संजीव रेड्डी। अब 82 आएंगे, 82 से 87 तक कौन थे, ये 7वें का, देखिए नीलम संजीव रेड्डी का 6 टर्म याद रखिएगा, 6ठे नंबर पे, इन्हीं के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नीलम संजीव रेड्डी 6ठे नंबर पे थे, फिर ज्ञानी जैल सिंह 7वें नंबर पे थे, ये याद रखिएगा। 82 से 87 और 7 5 12, 92 आएगा। आर वेंकट रमण 92 तक थे, 87 से 92 तक थे, ये 8वें नंबर पे थे। तो आर वेंकट रमन 8वें नंबर पे। तो कहाँ से याद करेंगे, यहीं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के 3 याद कर लीजिए बस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। आगे के 3 याद, 62 तक ये लाइएगा, फिर 67 तक, फिर यहाँ पर 69 तक जाकिर हुसैन का। अब फिर इधर रहने दीजिए, फिर यहाँ से याद कर लीजिए, संजीव रेड्डी को 77 से, नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82 तक, यहाँ से एकदम सीक्वेंस में कर दीजिए। फिर 82 से 87 तक हो गया, ज्ञानी जैल सिंह 7वें पे आ जाएंगे, फिर 8वें पे कौन आ जाएगा, ये आ जाएंगे आर वेंकट रमण, तो ये 92 तक आएंगे। अब आपका मतलब वो शुरू हो गया, 92 आ गया। फिर शंकर दयाल शर्मा, ये 92 से 97 आएंगे, 9वें नंबर पे शंकर दयाल शर्मा, 92 से 97। फिर के आर नारायण, फिर 97 से देखिए 2002 तक, ये 25 जुलाई अब चल रहा है, 25 जुलाई ही चलता रहेगा, ठीक है, आपके समय तक 25 जुलाई ही है। ये 10वें नंबर पे हैं, के आर नारायण कौन से हैं, 10वें नंबर पे। एपीजे अब्दुल कलाम, इनको भी याद कर लीजिए क्योंकि इनका हो सकता है पूछ लो। तो 11वें नंबर पे, 11 नंबर पे कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम को कैसे याद करेंगे, ऐसे अगर हम बनाते हैं, तो ऐसे अगर ये ऐसे कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मिसाइल बन जाता है, मिसाइल बन गया। तो बस 11वें नंबर पे कौन से है, मिसाइल। तो ऐसे ऐसे करके ऐसे बना लीजिए मिसाइल। अब्दुल कलाम जी का पूछे तो मिसाइल बना लीजिए। इसके बाद अब्दुल कलाम ने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये 12वें नंबर पे है। अब तो याद ही होगा, अगर राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी का याद कर लीजिए 11, तो फिर उसके बाद प्रतिभा पाटिल आई, उनके बाद प्रणब मुखर्जी आए। 13 नंबर पे 12 से 17 के बीच में रामनाथ कोविंद, 17 से 22 के बीच में 14 नंबर पे आए। 15वें नंबर पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 22 से अब तक चल रही हैं, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा कि कौन से नंबर के हैं। ये पूछ सकता है कब से कब थे, एक ये कई बार क्वेश्चन आया है, ये इनका टर्म क्या है। शंकर दयाल शर्मा 92 से 97, नारायण का 97 से 2000, ये 2002 से 2007 के बीच में एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। और प्रतिभा पाटिल का 7 से 12 तक, प्रतिभा पाटिल
तो याद रखेंगे प्रतिभा पाटिल 7 से 12, प्रणब मुखर्जी 12 से 17, रामनाथ कोविंद 17 से 22, द्रौपदी मुर्मू 22 तक, अभी 22 से अब तक। अब देखिए राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति होती है वो क्या होती है। जो कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति होती है इतने टाइप की होती है। एक लघुकरण जो कम्युनिट कहते हैं, कम्यूटेट कहते हैं, परिहार रिमिट कहते हैं, रिपसाइट कहते हैं, रिप्राइव परिविलंबन कहते हैं, छाबा कहते हैं। तो एक एक देख लेते हैं। अगर हम कहें कि रिप्राइव क्या होता है, मतलब प्रतिलंबन क्या होता है। अब देखिए प्रतिविलंब यहाँ लिखा गया है, विलंबन, और यहाँ विलंब रखिए ना, प्रतिविलंब। तो विलंब हिंदी वर्ड पकड़िए, विलंब। यहाँ क्या कह रहा है, दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना, आमतौर पर क्षमा याचना और अपील देने के लिए समय। किसी ने बहुत बड़ी गलती की है और उसको मृत्यु दंड मिल गया है, तो थोड़े समय के लिए उसको ये समय दे देना कि आप क्षमा याचना की याचना कर सकते हैं राष्ट्रपति से, या क्या कर सकते हैं, और या अपील कर सकते हैं किसी और कोर्ट में। तो ये याद रखिएगा, ये प्रतिलंबन कर सकते हैं। तो ये प्रतिलंबन में यही होता है कि उसको थोड़ा समय दे देना बस। तो विलंबन, यहाँ विलंब याद रखिएगा, विलंब थोड़ा, विलंब मतलब थोड़ा सा समय दे देना। अब देखिए यहाँ पर लघुकरण क्या होता है, लघुकरण या कम्यूटेट, दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। अब जैसे क्या है, किसी को मृत्यु दंड मिला है, किसको फांसी की सजा मिला है, अब उसको एक कठोर कारावास की सजा में परिवर्तित कर देना, मतलब उसकी जान बचा लेना, लघुकरण कहलाता है, कम्यूटेट कहलाता है। ये याद रखेंगे। पूछ सकता है लघुकरण किस में आता है राष्ट्रपति की क्षमता में, तो दंड के स्वरूप को बदलकर थोड़ा सा कम कर देना, फांसी से मृत्यु दंड तक रख देना। अब देखिए परिहार क्या होता है, परिहार पूछ सकता है, रिमिट पूछ सकता है। दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। जैसे दंड की प्रक्रिया क्या है, प्रकृति क्या है, 15 साल की जेल है। अब उसकी अवधि को कम कर देना, राष्ट्रपति का ये काम कर सकता है। ये सब राष्ट्रपति कर सकता है और कोई नहीं। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वो उसको 15 साल से उसकी सजा को 10 वर्ष कर सकता है। तो ये याद रखेंगे कौन, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 15 साल से 10 कर सकता है, अगर उसकी मतलब उसकी अवधि में को कम कर सकता है। परिहार। विराम क्या होता है, दोषी के मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना। राष्ट्रपति को लग रहा है कि ये महिला जो है ये प्रेग्नेंट है, तो ये जो महिला प्रेग्नेंट है, क्या इसके सजा को कुछ कम किया जा सकता है, या विकलांग है तो उसके सजा को कम किया जा सकता है। तो ये रिपसाइड या विराम होता है, ये याद रखिए। अब पार्डन तो जानती हैं, दोषी को दंडादेश मतलब पूरी तरह से मुक्त कर देना, ये क्या करता है, राष्ट्रपति कर सकता है, किसी भी दोषी को पूरी तरह मुक्त कर सकता है। अब यहां देखिए राष्ट्रपति का वीटो शक्ति। देखिए राष्ट्रपति का वीटो शक्ति भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, यहां से याद कर लीजिएगा ये क्या क्या मैंने बताया। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति देखते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है, तीन, देखिए 4 प्रकार के वीटो होते हैं, लेकिन जैसे अमेरिका में 4 प्रकार के वीटो, हमारे यहाँ 3 प्रकार के वीटो होते हैं। तो ठीक है, तो मतलब अमेरिका में एक वीटो होता है, वो हमारे यहाँ नहीं लिया गया, हमारे यहाँ 3 ही प्रकार के वीटो हैं। एक से क्या है, सस्पेंसिव वीटो, याद रखेंगे सस्पेंसिव वीटो, ये इसको क्या कहते हैं, निलंबनकारी वीटो। अब क्या होता है ये निलंबनकारी वीटो, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजना, ये क्या कहलाता है, सस्पेंसिव वीटो। वीटो मान लीजिए लोकसभा है, ठीक, और राज्यसभा है, इस इन्होंने क्या किया, किसी वीटो को मतलब किसी विधेयक को किसके पास भेजा, ये राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब राष्ट्रपति क्या किए, राष्ट्रपति फिर जाके ये कहाँ भेज दिए, लोकसभा राज्यसभा के पास। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, उसको पास किया, फिर ले जाके राष्ट्रपति के पास भेजा, तब इनको देना अनिवार्य हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति ने भेजा है और फिर भेज दिए, तब उनको उस पर सहमति देना अनिवार्य हो जाएगा सस्पेंशन वीटो में। लेकिन अगर पहले से ही मान लीजिए राष्ट्रपति सोच रहा है कि हाँ हम एक बार भेजते हैं, तो राष्ट्रपति भेज देता कि आप पहले इस पर पुनः विचार कीजिए, तो एक बार भेज सकता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास पुनर्विचार भेजना सस्पेंसिव वीटो कहलाता है। लेकिन ये 2 बिल में लागू नहीं होता, मनी बिल में नहीं लागू होता और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में नहीं लागू होता, ये याद रखेंगे। 2 बिल में ये सस्पेंसिव वीटो लागू नहीं होता है।
अब देखते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है। एब्सोल्यूट वीटो होता है किसी विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित करना। यहाँ पे क्या करा है, आई विल होल्ड, मतलब वो बताया, मतलब कोई विधेयक है उस पर अपनी राय बता दिया है राष्ट्रपति की, मैं इस प्रकार से इसको होल्ड करके रख रहा हूँ। तो आई विल होल्ड मतलब इसमें राष्ट्रपति द्वारा बताया गया। अभी देखिए इसमें इतने कंफ्यूज होंगे तभी मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब ये पॉकेट वीटो क्या होता है, किसी विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेना। मान लीजिए ऑफिस है राष्ट्रपति का, यहाँ पर कोई उसका राष्ट्रपति का कर्मचारी एक फाइल लेके आया। फाइल कहाँ से आई है, फाइल लोकसभा या राज्यसभा से आई है। तो उसमें कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रपति इस पर साइन कर दें, ये कानून बन जाए। लेकिन क्या किया राष्ट्रपति ने, ये अलमारी बगल में पड़ी थी, इसी अलमारी में क्या किए राष्ट्रपति ने, क्या किया यहीं पर पेपर ले जाके रख दिया। अब राष्ट्रपति ने यहाँ पर जाके रख दिया और किसी को नहीं बता रहे हैं कि किस पर, क्यों हमने रखा क्यों नहीं रखा, ये ले जाके वहीं पे जब्त कर दिए। इसी में न कभी निकाल रहे हैं न कुछ। तो वो कौन सा होता है, पॉकेट वीटो। क्या होता है पॉकेट, मतलब राष्ट्रपति के अपनी पॉकेट में रख लिया। अपने पॉकेट में तो फाइल आएगी नहीं, कहीं तो रखेगा ही। तो क्या हुआ, किसी विधेयक को कोई निर्णय ना देना, साइलेंट मोड में। फाइल आया उठा के अलमारी में रख दिया या उठा के अपनी पॉकेट में रख दिया, इसलिए पॉकेट वीटो। अब उस पर कोई निर्णय नहीं देगा तो वो साइलेंट मोड में चला जाता है। यह सिर्फ इंडियन प्रेसिडेंट के पास है या अमेरिका प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने अभी भी, ये जो ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर जो संशोधन विधेयक था उसको इसमें यूज किया था। तो ये क्वेश्चन एक बार बना है कि ज्ञानी जैल सिंह ने कौन से विधेयक का वीटो का यूज किया था। तो उन्होंने कौन से वीटो का यूज किया था, जेबी वीटो का, जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो का यूज किया था, ये याद रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति का अभिभाषण देखते हैं। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है। जैसे अभी लोकसभा का मोदी जी वाला इलेक्शन नहीं हुआ था, मोदी जी वाला मतलब जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो वो जो इलेक्शन हुआ था उसी इलेक्शन में जो प्रथम आम चुनाव का प्रथम सत्र होता है, जब बैठक होती है उस समय राष्ट्रपति क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, वो मतलब वो संबोधित करते हैं। तो जो क्यों, क्योंकि नए नए मतलब कैंडिडेट चुन के आए रहते हैं, उनको बताया जाता है कि आपके कर्तव्य क्या है, आपकी हर चीज क्या है, तो राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, जो प्रत्येक वर्ष होगा, नया वर्ष होगा, उसका जो प्रथम सत्र होगा उसके आरंभ में राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। ये यहाँ पर अलग है। और जो वहाँ विधेयक वाला है, जो संयुक्त बैठक है, उसमें राष्ट्रपति बैठक में ऊपर जो चेयर लगी रहती है उस पर नहीं बैठते, ये याद रखेंगे। उस पे स्पीकर ही बैठता है जब दोनों लोग की संयुक्त बैठक होती है, लोकसभा राज्यसभा की। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति वहां पर जो मैं पढ़ाया था वहां आहूत करता है। आहूत मतलब एक वर्ड समझ लीजिए, आहूत मतलब बुलाता है। जैसे क्या होता है मैं बताऊं क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं एग्जांपल लेता हूं शादी वाला एग्जांपल लेता हूं। शादी में क्या हुआ एक सबको बुलाया जाता है। अब सबको बुलाने के लिए मतलब शादी वाला मैं ये नहीं बताऊंगा क्यों। तो सबको बुलाने के लिए देखिए सबको शादी में बुलाया जाता है, लेकिन वहां बैठता कौन है स्टेज पे, ये भी यही याद रख लीजिए। तो वह जिसकी शादी होती है तो वही बैठता है ना, मतलब वो मेन होता है, तो वही याद रखेंगे, बुलाता कोई और है और बैठता वहां कोई और है। तो राष्ट्रपति सिर्फ बुलाता है लोगों को, मतलब राज्यसभा और लोकसभा को, लेकिन वहां पर बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। या नहीं रहेगा तो डिप्टी स्पीकर करेगा, वो भी नहीं रहेगा तो राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर करेगा, न राष्ट्रपति करेगा न उपराष्ट्रपति करेगा। ये याद रखेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। कार्यभार संभालने का वरीयता क्रम क्या होता है। अगर देखिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति पहले पे, कि अगर राष्ट्रपति का पद मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी का पद रिक्त हो गया तब क्या जयदीप धनखड़ जी आएंगे। अगर ये भी नहीं है तो क्या करेंगे, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के।
अब ये भी नहीं है, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तब कौन आएंगे? वरिष्ठतम न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। तो अब यहाँ पर देखिएगा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तो मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, फिर अगर ये भी नहीं होंगे तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो भी आएगा। अब देखें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है, उपराष्ट्रपति को देता है। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। तो ये 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। याद रखेंगे, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचक सदस्यों को ही उनके निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है एक बार फिर बताइए? लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, और कौन? दिल्ली और पुडुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जाना चाहिए। पद रिक्त होने से 6 माह के अंदर भरा जाना चाहिए। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र और पद से हटाए जाने का कारण रिक्त पद पर कार्यभार संभालेगा उपराष्ट्रपति संभालेगा कार्यभार, ये याद रखेंगे। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया है, एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया है। अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के लिए देश का मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, याद रखिएगा। अब तक कार्यभार संभालने वाले देश के मुख्य न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, तो ये थे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, जिन्होंने क्या किया था, ये यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा था, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं थे, फिर मुख्य न्यायाधीश संभाले थे हिदायतुल्लाह। लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक पेश किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है आर्टिकल 78 के तहत। आर्टिकल 78 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से। और एक और हम बताए थे 143 क्या बताए थे कि राष्ट्रपति परामर्श मशविरा ले सकता है किससे? सुप्रीम कोर्ट के जज से। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र नीलम संजीव रेड्डी नव विरोध। अब इनके बारे में एक बार ये भी याद रखें, भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, मतलब ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे और ये राष्ट्रपति भी रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी कौन से नंबर के थे? 6ठे नंबर के थे, ये भी याद रखेंगे। महाभियोग की कार्यवाही अर्ध न्यायिक कार्यवाही है। महाभियोग की कार्यवाही कैसी है? 61 के तहत यह अर्ध न्यायिक कार्यवाही है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव पावर का अध्यक्ष कौन होता है? ये भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष और भारत का राष्ट्रपति। बस इतना ही आज था, इससे ज़्यादा नहीं था। पूरा आप क्वेश्चन करिएगा, जाइएगा बुक उठाइएगा और क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करिएगा। हर एक क्वेश्चन आपको क्या कर मिल जाएगा, वहाँ पर मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, एक बार जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा ये मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, इसमें मेहनत मैं करता हूँ, तो प्लीज़ आप सब लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमको मैं जल्दी जल्दी आपका ये वीडियो लाऊं और पेपर तक, बीपीएससी के पेपर तक ख़त्म कर दूं, उससे पहले ही ख़त्म कर दूं। मेरा प्लान था इसी महीने ख़त्म करने का, लेकिन शायद मुश्किल होगा, लेकिन मैं ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा 2-4 दिन में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।